हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली एसएससी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 3 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि अनुच्छेद 22 जो है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद जो 22 है ना, गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताएं। बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। हमारा संविधान गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग दंडात्मक नज़रबंदी के तहत व्यक्तियों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। दंडात्मक नज़रबंदी किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे दंडित करने के लिए परीक्षण और सज़ा के बाद हिरासत में लेना है, ये अधिकार हैं। जैसे कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार। ठीक है। किसी की अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना, छुट्टियों और यात्रा के दौरान लगने वाले समय को छोड़कर। इसके अलावा हिरासत की अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत होने से परे नहीं हो सकती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता जो दर जो है ना, केरल राज्य का है। ये आपको ध्यान में रखना। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 92.07% है। यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12% है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18% है। झारखंड में महिला साक्षरता दर 56.21% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर 51.50% है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो श्री रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो गदाधर चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में एक गरीब पुजारी थे। वह दक्षिणेश्वर के संत के रूप में लोकप्रिय हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी यही थे। यह भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। उन्हें स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में माना जाता है। नरेंद्रनाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसमें देखिए कुछ वास्तविक नाम दिए गए हैं, जैसे कि मुकुंदलाल घोष, परमहंस योगानंद इनका जो वास्तविक नाम था, और वेंकटरमन अय्यर का मण महर्षि ये इनका वास्तविक नाम था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी बॉम्बे में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बरूद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर अन्य लोगों के बीच बड़े पैमाने पर बॉम्बे और कोलकाता से थे। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी। देखिए हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नए नगर की स्थापना की थी। और दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं ने 1530 में सत्ता संभाली और 1533 में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की। लेकिन शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपनी नई राजधानी शेरशाही का निर्माण करवाया, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कालाजार रोग होता है। अगर हम बात करें कालाजार की, तो कालाजार एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मास्टिगोफोरा या फ्लैगेलाटा वर्ग से संबंधित है, जो लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF चैंपियनशिप रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ISSF चैंपियन रुद्राक्ष जो बालासाहेब पाटिल जो है ना, ये मुंबई राज्य से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादन राज्य 2018-19 में कुल उत्पादन है, जो महाराष्ट्र 27% और उड़ीसा 16% द्वारा पीछा किया गया जाता है 33% के लिए जिम्मेदार है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ई शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया था। देखिए ई शक्ति जो योजना है ना, ये नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन यूके से लिया गया है। भारत की सरकार संसदात्मक जो भारत का संविधान में वर्णित है, इस व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ। तो अवंती साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस अवंती प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ये जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके दो भाग थे। पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। 2018 एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए। देखिए 2018 एशियाई खेल में भारत ने कुल 69 पदक प्राप्त किए थे। और इसका जो आयोजन है ना, जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था। जकार्ता में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2018 में भारत ने पदकों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ किया और रिकॉर्ड 70 पदक जीते, जहां एक बार फिर से एथलेटिक्स सबसे सफल खेल रहा, जहां भारत ने 20 पदक जीते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता थे इंग्लैंड। उप विजेता की बात करें तो देखिए उप विजेता था पाकिस्तान। विश्व अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के समान 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 54 का संबंध किससे। तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है ना, सितार वाद्य यंत्र से है। हम बात करेंगे पंडित रविशंकर की। तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया। अन्य वाद्य यंत्रों से कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनके बारे में जान लीजिए। सरोज से देखिए अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ जो हैं ये सरोज से संबंधित हैं। संतूर की बात करें शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपरी जो है ये संतूर वादक से संबंधित है। सारंगी की बात करें, सारंगी से सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान जो है ये सारंगी से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित। देखिए झूमर नृत्य जो है ना, झारखंड या छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो ये पंजाब से भी संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और हरियाणा से भी संबंधित है। झूमर पंजाब का लोक नृत्य है, जिसे फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। झूमर नृत्य हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
यक्षगान कर्नाटक का एक संगीत नृत्य नाट्य रूप है। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। देखिए यक्षगान जो है ना, ये कर्नाटक का एक संगीत नृत्य नाट्य रूप है। एक है थेरी कुथु और कुंबी तमिलनाडु के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और देखिए छऊ और चंगू ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विंबलडन 2023 के पुरुष सिंगल्स के विजेता कौन थे? तो विंबलडन 2023 के पुरुष सिंगल्स के विजेता थे कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 के मेंस सिंगल्स फाइनल मुकाबले में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 से 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। एक क्वेश्चन था कि विषाणु से होने वाला जो रोग होता है वो कौन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में क्या दिए गए थे ये हमको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? देखिए संसद प्रणाली जो है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य में 1707 और 1820 के बीच संसदीय सरकार की आधुनिक अवधारणा का उदय हुआ और इसके समकालीन स्वीडन में 1721 और 1772 के बीच संसदीय प्रणाली उभरी। अब सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता है? देखिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोक्यो 2020 की अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम के, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जेवलिन थ्रो करके पदक जीता था? तो इसमें देखिए जो डायमंड लीग था स्कॉटहोम में 2022 में 89.94 मीटर उन्होंने पदक जीता था जेवलिन थ्रो में, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत सरकार ने उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। संगीत और ये देखिए संगीत नाटक अकादमी रत्न जो है ना 1967 में दिया गया था और कालिदास सम्मान 1988 में दिया गया था, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना 17.72% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.2 मिलियन है, पुरुषों की संख्या 623.7 मिलियन आंकी गई थी और महिलाओं की जनसंख्या 586.5 मिलियन थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? सो गाइस चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया, इसलिए तंजौर को प्रख्यात चोल साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया गया। आदित्य प्रथम विजयालय का उत्तराधिकारी था और साम्राज्य पर शासन किया, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, सभी फैक्ट बल्कि। अगला क्वेश्चन, थीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? देखिए थीमसा जो है ना ये आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। थीमसा की अगर हम बात करें तो कि थीमसा नृत्य जो है ना ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। ये नृत्य पड़ोसी गांव के बीच मित्रता स्थापित करने के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनजातियां इस नृत्य का आयोजन मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान करती हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार? देखिए ओणम जो है ना ये केरल में मनाया जाने वाला लोक त्यौहार है। तमिलनाडु में देखिएगा इस पोगल और थीपुसुम मनाया जाता है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तेलंगाना में बोनालू और वथुकम्बा मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए मैसूर दशहरा और उगादी मनाया जाता है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो अंग हैं उनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 39D के तहत यह प्रावधान किया गया कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। गोखले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ये आपको ध्यान में रखना है।
और दूसरी बात, वे सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों में गांधी के गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू वोट में आयु कितनी होती है। तो भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो अरविंद पारिक का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है, ठीक है। अरविंद पारिक की अगर हम बात करें तो अरविंद पारिक भारत में एक शास्त्रीय सितार वादक हैं। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1927 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्हें 1997 में गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें 2003 में संगीत नाटक सितार के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, उन्होंने 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित, इन्हें जो है 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थील्सा नृत्य किस राज्य की जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो थील्सा नृत्य जो है ना, ये पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।